तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? कब ये ऐसा दिमाग में आया कि अमूमन तो लोग सरकारी नौकरी की ओर बढ़ते हैं। आपके दिमाग में कौन-सा कीड़ा आया था कि हमें शिक्षक बनना है और अपना संस्थान चलाना है? जी, जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये हुआ था ना कि मैंने भी भागलपुर में पढ़ाई की है हुँ, और जब भी मैं किसी संस्थान में गया तो एक बार वहाँ टीचर का एक बार देखा कि हुँ, पढ़ाने का तरीका क्या है। हाँ, हुँ, बाबू ऐसा करो, आज हम लोग ऐसा करते हैं, हुँ, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में, आज हुँ। हम लोग पढ़ेंगे मुगल के बारे में। ये कब कौन-सी साल थी? ये 2019 का साल था जो मेरे लिए बहुत बुरा साल था हुँ, और मैंने स्टार्ट करवाया और अपने खुद से स्टार्ट किया हूँ उस समय। हुँ। और मेरे पास उस समय मात्र 2 छात्र थे। जैसे जिस वक़्त कर रहे थे, शुरुआत किए तो आप मशक्कत कर रहे थे और लोग बोल रहे थे आपके खिलाफ कि ये 4 लड़का लेके क्या कर लेगा? अच्छा खासा पढ़ाई में था, पढ़ता तो नौकरी ले लेता, जी, जी। तो ये आलतू-फालतू चीज़ करना शुरू कर दिए। तो ये सब चीज़ें मतलब जब लोगों को पड़ती है इधर-उधर से ताने, तो वो टूट जाते हैं और छोड़ देते हैं। आपको क्या बना के रखा है जो आप लगातार चलते रहे कि भाई छोड़ना तो नहीं है? मैं एक आपके लिए एक छोटा-सा लाइन पेश कर दूँ पहले। हुँ, कहा जाता कि हर रीत जगत की ऐसी थी कि हुँ, हर सुबह की शाम हुई। हुँ, हर रीत जगत की ऐसी थी कि हर सुबह की शाम हुई। हुँ, तू कौन है, तेरा नाम क्या, यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई। है ना? फिर तेरे लोगों की बातों पे क्यों भीग गए नैना? फिर तेरे लोगों की बातों पे क्यों भीग गए नैना? अरे कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना। मैं है बात ना? तो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं आप जीके जीएस, जी, जी। तो क्या दिखता है उनमें जैसे जीके जीएस को लेकर के मतलब उनमें कमियां दिखती है या ठीक है उससे आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं या फिर जहाँ से आप शुरुआत करना चाहते हो उससे नीचे बच्चे दिखते हैं क्या? देखिए अभी पता है कि बिहार में जो टीचर जा रहे हैं वो बीपीएससी के थ्रू जा रहे हैं। अभी शायद सरकार इसीलिए करने लगा है क्योंकि जो भी टीचर पहुँचे वो थोड़ा-सा क्वालिफ़ाइड पहुँचे। हम्म, वो इसलिए ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो खास करके 9-10 के बच्चे, 11-12 के बच्चे जो कंपटीशन में आए तो वहाँ से पहले कुछ सीख के आएँ। हम्म, अब होता क्या था कि वहाँ सीख के ही नहीं आते। हम्म, अब हम लोग को कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। कंपटीशन क्लास के बच्चे को ये बताना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना जाता है, परमाणु संरचना क्या होती है ये बताया जाता है। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें मुझे लगा कि कहीं न कहीं बदलाव करना ये ज़रूरी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम आए हैं ज्ञान बिंदु 2.0 जो भागलपुर में चलती है। उन्हीं के संस्थापक हैं आनंद सर, उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ तक पहुँची है और आगे कहाँ तक ले जाने की योजना है इनकी, किस तरीके की योजना बना के रखे हैं और कैसे लेकर के जा रहे हैं और उसमें क्या दिखता है इनको और बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं जो बच्चे इतने मग्न होकर के जीके और जीएस इनसे पढ़ते हैं। तो स्वागत करते हैं सर आपका, बहुत बिल्कुल, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बिल्कुल आपका धन्यवाद। और मैं अपना छोटा-सा परिचय दूँ तो मेरा नाम आनंद यादव सर हुआ और हम्म, मैं ज्ञान बिंदु 2.0 के डायरेक्टर हूँ और ये हम्म, टीचर भी हूँ। और मैंने अभी तक इसके पीछे 7 साल सेवा दी है और ये 7 साल की सेवा में मैं अभी भी सरकारी पद पर हूँ। तो अभी जो मैं सेवा दे रहा हूँ उसके अलावा हमारे पास एक अच्छी-सी टीम है हम्म। जो विद्यार्थियों को अच्छे से गाइडलाइंस करती है। हमारी संस्थान भागलपुर में चलती है और यहाँ कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाई जाती है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? कब ये ऐसा दिमाग में आया कि अमूमन तो लोग सरकारी नौकरी की ओर बढ़ते हैं। आपके दिमाग में कौन सा कीड़ा आया था कि हमें शिक्षक बनना है और अपना संस्थान चलाना है? जी, जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये हुआ था ना कि मैंने भी भागलपुर में पढ़ाई की है हम्म, और जब भी मैं किसी संस्थान में गया तो एक बार वहाँ टीचर का एक बार देखा कि हम्म, पढ़ाने का तरीका क्या है। हाँ, हम्म, बाबू ऐसा करो, आज हम लोग ऐसा करते हैं, हम्म, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में, आज हम हम्म, लोग पढ़ेंगे मुगल के बारे में। हम्म, बस सीधा आना लिखाना स्टार्ट कर दिया। हम्म, तो बात यहाँ पर ये होती थी ना, जो चीज़ें किताब में लिखी हुई है अगर सर हमको वही चीज़ अगर लिखवा रहे हैं तो फिर मुझे क्या समझ में आ रही है। अगर मैं कल आने वाले छोटे छात्र में अपने छोटे परवरिश को मैं सिखाऊं कि जी मैं तुमको बताने वाला हूँ कि राम में अयोध्या मंदिर का क्या कारण था बनना, इसके पीछे की क्या संघर्ष रही है, तो वो किताब की चीज़ किताब में ही रह जाती थी। तो जब तक बच्चों के सामने एक छोटा सा स्टोरी और जब तक पेश नहीं कर दूं उनके माथे में सीधा छप नहीं जाए, अच्छा अच्छा ये कारण था कि सरकार क्यों बदलती है, अच्छा ये चीज़ कैसे होता है, हम्म, तो ये चीज़ मुझे समझाना बहुत अच्छे से पहले से मन लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा क्यों न करे कि 5 लोगों को 10 लोगों को बैठाकर मेरे पास जो भी ज्ञान है मैं देने का प्रयास करूं। और मैंने भी कहीं न कहीं पढ़ा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ती है, इसलिए मैं धीरे धीरे प्रयास में आगे बढ़ता रहा। ये कब कौन सी साल थी? ये 2019 का साल था जो मेरे लिए बहुत बुरा साल था और मैंने स्टार्ट करवाया और अपने खुद से स्टार्ट किया हूँ उस समय। हम्म, और मेरे पास उस समय मात्र 2 छात्र थे हम्म, और हद तो यहाँ पर ये थी कि मैंने और बड़ा रिस्क ले लिया कि मैं 2-2 जगह से अपने संस्थान को खोल लिया। भागलपुर में एक पढ़ाई का अगर 2 जगह चलता है, एक एसएम कॉलेज क्षेत्र जिसको छोटी खंजरपुर कहते हैं, दूसरा जो होता है वो सराय है। हम्म, मैंने दोनों जगह सेंटर खोल दिया। हम्म, मैं जो एज ए नया एज ए स्टूडेंट
मैंने खोला वहाँ पर, लेकिन हाल तो यही हुआ कि मैंने सिर्फ 2 महीना पढ़ाया, उसका लॉकडाउन लग गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जो मेरे छोटे से सपने हैं उनका मैं करना तो करूँगा क्या, लेकिन नतीजा बदलता रहा, सोच बदलती, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 1 साल के बाद लॉकडाउन लगा, फिर से लॉकडाउन लगा, फिर टूटा, फिर लगा। ऐसे करते करते हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरे मन में है, जो काम करना आपको पसंद है, वो चीज़ किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो चाहे किसी भी चीज़ का क्यों ना हो। तो मैंने उसी चीज़ को आगे बढ़ाया, लेकिन अंतिम में हर हमेशा फेल्योर ही मिल रहा था। कहीं से कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं है। लेकिन इसलिए कहा जाता है ना कि अगर आप अंतिम पूछ के पकड़ के भी खड़े हैं आप, तो अंतिम में कहीं ना कहीं कोई आपको कोई ना कोई साथ देता है। तो हमारा एक मेहनत काम आया। ज़िंदगी में आपको मेहनत ही आगे बढ़ाती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो 7 साल में जो अभी तक अचीव किया है, वो हमारे लिए खास करके, और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। बहुत सारी कठिनाई आई सामने में, लेकिन मैं रुका कभी नहीं। कुछ लोग तो मजाक उड़ाने लगे थे कि 4 को विद्यार्थी को लेकर कोचिंग क्लास खोलने चला है। तो बहुत चीज़ें, समाज के ताना अलग होता है, वो 4 लोग जो बार बार आपके कान के फुस्सी करते रहते हैं, उनका ताना अलग होता है। तो वो हर चीज़ को मैंने इधर से सुना और इधर से निकाला, लेकिन वो डटा रहे, और डटने के बाद जो मुझे आज मिला है, मैं बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो मिला है, और मेरा दिल ये गवाह देता है कि मैं अगर उसी प्रकार रुक गया, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत जल्दी मेरे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप एज ए पटना, एज ए बिहार में टॉप 5 या टॉप 10 में देखेंगे। चलिए बढ़िया है सर। जैसे जिस वक्त कर रहे थे, शुरुआत किए थे आप, मशक्कत कर रहे थे और लोग बोल रहे थे आपके खिलाफ कि ये 4 लड़का लेके क्या कर लेगा, अच्छा खासा पढ़ाई में था, पढ़ता तो नौकरी ले लेता, जी जी। तो ये आलतू फालतू चीज़ करना शुरू कर दिए। तो ये सब चीज़ें मतलब जब लोगों को पड़ती है इधर उधर से ताने, तो वो टूट जाते हैं और छोड़ देते हैं। आपको क्या बना के रखा है जो आप लगातार चलते रहे कि भाई छोड़ना तो नहीं है, ठान लिए मैं हैं? एक आपके लिए एक छोटा सा लाइन पेश कर दूं पहले। हम्म। कहा जाता कि हर रीत जगत की ऐसी थी कि हम्म। हर सुबह की शाम हुई। हम्म। हर रीत जगत की ऐसी थी कि हर सुबह की शाम हुई। हम्म। तू कौन है, तेरा नाम क्या, यहाँ तो सीता भी बदनाम हुई, है ना। फिर तेरे लोगों की बातों पे क्यों भीग गए नैना, फिर तेरे लोगों की बातों पे क्यों भीग गए नैना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना, है वाह ना। क्या बात ये है। चीज़ मैंने रियल बताते हैं आपको, और हमको फिर से बताते हैं, मैं बार बार, मैं आप ये चीज़ सबके साथ होता है। आप जमाने से लड़ सकते हैं, लेकिन परिवार के अंदर अगर खोट हो जाए, जिसको पड़ोसी कहते हैं आप, उनसे अगर आप लड़ लिए ना, तो आधा जीवन जंग जीत लिए आप। ये पड़ोसी का बार बार ताना परेशान कर रहा था, मेरा लड़का तो इसमें जॉब करता है, पता ना फलनमा का बेटा क्या करेगा। तो उस दिन से मुझे लगा कि अगर किसी को अगर अपनेपन को साबित करना है, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे कुछ नहीं हो सकता है ना। जिंदगी भले मैंने हार मान ली थी, लेकिन मेरा मेहनत बार बार बोलता था कि नींद अगर आ जाए तो सोना मत, भूख लगे तो थोड़ा लेट से खाना, मेहनत मिल जाती है, सबको लक्ष्य मिल जाता है। तो मैंने भी वहाँ से धीरे धीरे अचीव करने का प्रयास किया, और बहुत चीज़ मैंने मिला मुझे, मैंने सीखा भी है। ऐसा ऐसा नहीं कि आज मैं टीचर हूँ तो मैं बहुत चीज़ जानता हूँ, मैंने विद्यार्थी के मार्गदर्शन से भी बहुत चीज़ सीखा है। तो जीवन में सीखते रहिएगा। कहा जाता है कि एक गर्भ से लेकर कब्र तक आदमी सीखता है। तो मैं सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। तो जीके जीएससी क्यों पढ़ाना शुरू किए और बाकी सब विषय जी, है उसमें ये करके क्या ये रखा? एक अच्छा है, और मैंने बताया ये चीज़ के पीछे 2 चीज़ की कहानी है। पहले मुझे ये है कि मुझे लोगों में समझाना, कोई चीज़ के बारे में बात करना मुझे बहुत पसंद है, और ये तो मेरा सेकंड था प्लानिंग। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके पास सब चीज़ हो जाए, एक अच्छे कपड़े हो जाए, शादी में जाने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन आपके पास जूते नहीं हो, मज़ा खराब हो जाता है। यही बात है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि 4 लोग जो ना, 3 जन 4 जन मिलकर एक कोचिंग संस्थान को खोले थे। तो उसलिए ये चीज़ हमने क्या किया था कि कुछ लोग हमारे पास अलग सब्जेक्ट के भी टीचर थे पहले, तो ये चीज़ की कमी खल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको बेहतर करूं और मैं पढूं। और हद तो यहाँ पर ये हो गई थी कि मैंने कम एज में ही मैंने बीपीएससी की प्री की क्वालिफाई करके मेंस की तैयारी करने के लिए मैं आगे चल गया था। तो वहाँ से मेरी तैयारी मजबूत होती गई, इसलिए मैंने उसको चुना कि लोगों के पास अपना खास करके पेश करने का, दिल की बातें बताने का, इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। कुछ भी आप बता सकते हैं इसमें, आप ज्योग्राफी को उठा लीजिए, आप पॉलिटी उठा लीजिए, आप बता सकते हैं कि नीतीश कुमार ने 10 बार शपथ क्यों लिया, क्या कारण है। आज बिहार सरकार का मतलब नीतीश कुमार ही क्यों होता है ना। दोनों के मतलब सरकार में क्या फ़र्क है, आप बता सकते हैं किसी को। तो जानने की जिज्ञासा रखिएगा तो कोई भी आपसे लोग जानने के लिए रखेगा। मन में दिल है जो भड़ास को निकालिए और खूब सिखाइए लोगों को, लोग आपको गौर से सुनेंगे, है ना। इसलिए कहा जाता है अच्छे कपड़े पहनने से सिर्फ अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन अच्छे जो विचार रखेगा तो लोग आपको अच्छे दिखेंगे, है ना। तो इसलिए विचार रखने के साथ ये जीके जीएस मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने जीके जीएस को आगे बढ़ाया।
जीके जीएस जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव लाया? 5 ऐसे बदलाव बताइए हमें। सबसे पहला बदलाव तो मेरा यही था कि पेशेंस मैंने सीखा, हुँ, है ना। लोग अभी कहते हैं ना कि जो लड़का या लड़की 13 से 19 साल के एज में अगर सुधर गया, हुँ, इसका मतलब बड़ा अचीव कर लिया वालों ने। तो सब कोई उस दौर से गुजरता है, हम भी उसी दौर से गुजरे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि हम गलत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन जीके जीएस को पढ़कर, कहानी सुनकर, किताबें पढ़ पढ़ कर ऐसा लगा कि अरे यार, जैसे आज 23 मार्च है, बड़ा सुंदर सा दिन है, भगत सिंह सबके लिए रोल मॉडल है। क्या क्या वो उन्होंने बदलाव किया था, क्यों नहीं लोग उसके बारे में जाने, है ना। इतना लोग उसको खूंखार समझते थे, उस भगत सिंह के नाम से डरते थे, लेकिन उन्होंने सोशलिस्ट को भी देखा था, समाज को भी देखा था, है ना। तो ये चीज़ पहला मुझे ये लगा कि मैं पेशेंस सीख गया हूँ। दूसरी बात तो ये है कि आप जो छोटा लक्ष्य रखते हैं, आप पहले उसको मन से हटा दीजिए आप, है ना। मैं बता रहा हूँ, आप जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बिल्कुल साधारण सा मैं टीचर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे अंदर दिल से यह फील होता है, अगर और लगता रहूँ तो बहुत जल्दी आगे कर सकता हूँ। ये मेरे मन में तब आया जब मैंने पेशेंस वाली बात रखी। उसके बाद अगर कह सकते हैं कि एज मैंने रूटीन बनाया, मतलब पहला पहला तो ये पेशेंस आया, थोड़ा सा मतलब दूसरों के लोगों को सुनना स्टार्टिंग किया। पहले लगता था कि मैं जो भी जानता हूँ सही जानता हूँ, है ना। तो ये मुझे यही सब चीज़ को पढ़कर मुझे अच्छा लगा, है ना। और बाद में कि थोड़ा देर रुक के देखिए, थम के देखिए, सब चीज़ मिल जाता है। तो यही चीज़ मुझे अपने बदलाव में मैंने किया था। ठीक है। तो जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं आप जीके जीएस, जी जी। तो क्या दिखता है उनमें जैसे जीके जीएस को लेकर के, मतलब उनमें कमियां दिखती है या ठीक है उससे आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जहाँ से आप शुरुआत करना चाहते हो उससे नीचे बच्चे दिखते हैं? क्या? देखिए अभी पता है कि बिहार में जो टीचर जा रहे हैं वो बीपीएससी के थ्रू जा रहे हैं। अब शायद सरकार इसीलिए करने लगा है क्योंकि जो भी टीचर पहुंचे वो थोड़ा सा फर्ड पहुंचे। वो इसलिए ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो खास करके 9-10 के बच्चे, 11-12 के बच्चे जो कंपटीशन में आए तो वहां से पहले कुछ सीख के आए। हम्म, अब होता क्या था कि वहां सीख के ही नहीं आते, हम्म, अब हम लोग को कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है। कंपटीशन क्लास के बच्चे को ये बताना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना जाता है, परमाणु संरचना क्या होती है ये बताया जाता है। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बदलाव करना ये ज़रूरी होता है। तो उनको बोलिए थोड़ा हल्ला वो ठीक है जी। बोलिए। तो अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे उनमें मोबाइल को लेकर के क्या लगता है, वो मोबाइल से मतलब सदुपयोग कर रहे हैं या उसका दुरुपयोग हो रहा है? देखिए ये दोनों चीज़ें हैं। पहली बात तो अगर आप बच्चे को मोबाइल नहीं दिए तो गलती सबसे बड़ी आप भूल कर दिए, आपके बच्चे जनरेशन में पीछे हो जाएंगे। हम्म, बच्चे को फ़ोन देना है लेकिन लिमिटेशन टाइम पे देना हम्म, है ना। अब बात करते हैं हम लोगों के जनरेशन का, बड़े लोगों का, जो विद्यार्थी के जीवन में फ़ोन का क्या है। हम्म, तो सर ये बता दें आपको, ज़रूरी नहीं कि आप भागलपुर आएंगे तभी आप दरोगा बनेंगे। हम्म, आप वो जो गांव की पगडंडी है ना, खेत, हम्म, वहाँ से भी दरोगा बन सकते हैं। हम्म, तो ये मोबाइल ने लाया है कि आप घर से बैठे बैठे भी आप शिक्षा ले सकते हैं। हम्म, ये चीज़ मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ आई है। हम्म, अब लोग इनका मिसयूज करने लगे, जैसे कि हम लोग के गूगल पे या क्राउन पे कोई भी चीज़ें डिक्टेशन नहीं लगाई गई है, एकदम पूरा खुली ओपन है। तो उनको कहीं ना कहीं अब लोग उनको गलत उपयोग कर रहा है। अब जो लोग मोबाइल में हवाबाजी देख रहा है वो रियल लाइफ में देख रहा है, जो फिल्मों में हो रहा है वो रियल लाइफ में करना चाह रहा है। तो ये चीज़ लड़कों और लड़कियों को बिगाड़ रहा है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं फ़ोन एक स्तर पे अच्छा भी है, जो लोग पढ़ने वाले हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होगी जब छोटे बच्चे ये कहते हैं कि माँ मोबाइल दिला तो मुझे पढ़ाई करना है ना, तो वो बच्चों के लिए मोबाइल आया है। अब ऐसा नहीं कि आप रील्स बनाएंगे, रील्स बनाना भी बुरी बात नहीं है ना। आप बिल्कुल जैसा समय चलता रहे, जैसा देश है वैसा देश में बदलना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत उपयोग करेंगे उसका। मतलब कुछ भी वहाँ अपलोड कर दिए जा रहे हैं, कुछ भी। जो छोटे बच्चे, अब जो छोटा बच्चा है 6-7 क्लास का, जिनको पढ़ाई पे मन लगना चाहिए, वो भोजपुरी गाने पे डांस कर रहे हैं, है ना। अगर डांस ही सीखना है तो कला संगीत की तरफ जाइए, आप वहाँ सीख के आइए। एक को बड़ा कोनो बड़ा मंच खोजिए आप, ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं। मैं ये भी बता दूँ, मैं ऐसा नहीं कि देखिए मेरी सोच जो भी है मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि जो मैं देखता हूँ समाज में, हम्म, है ना। लोग फोन को देखकर, वीडियो को देखकर वो रियल समझने लगता है ना। जिस प्रकार मतलब इसके हज़ारों एग्जाम्पल हैं, लेकिन बस ये लास्ट यही कहना चाहते हैं कि फ़ोन सही भी चीज़ है और ख़राब भी चीज़ है ना। तो इसलिए जो लोग मतलब एकीकृत होकर पढ़ना चाहता है तो फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और बच्चों में क्या दिखती है, जैसे यहाँ के बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जैसे अलग अलग सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, दरोगा भी बनना होगा, बिहार लोक सेवा आयोग में अलग अलग पदों पे जाना चाहते होंगे, और सिपाही भी बनना चाहते, तो ऐसा होता है कि दरोगा जो बनना चाहते हैं वो इस बात पे मंथन करते हैं अपने दोस्तों के बीच, या फिर आपके पास आते हैं तो ये पूछते होंगे कि यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कैसे मैनेज किया जाए, या फिर बाकी सारी चीज़ें जैसे एक दोस्तों में होती है ना बातचीत, जैसे हम आपके साथ बैठे, ठीक है, हम्म, तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे भागलपुर में दरोगा की क्या जिम्मेवारी होती है, और उसे अगर हम निभाना शुरू करें ऐसे ही मानसिकता के तौर पे, ठीक है, हम्म। हम अपने आप को वहाँ रख के देखें तो क्या हम कर पाएंगे, तो इस तरीके की सोच है बच्चों में। जी, अभी आप नए जनरेशन को जो देख रहे हैं ना, हाँ। ये चीज़ सोच है। आप अभी की खास करके जैसे कि आप, जैसे कोई भी आदमी किसी को खाकी वर्दी में देख लेता है ना, उसके मन में पहले आ जाता है ये तो घूसखोर वाला होगा, पक्का ये होगा। लेकिन अभी जो नए जनरेशन के जो लोग जा रहे हैं ना, इसमें सारी अच्छी मानसिकता है, हम्म। एकदम अच्छी मानसिकता है। हम्म। मतलब वो चाहता है कि मैं अगर जिस भी क्षेत्र में जाऊं, दरोगा बन के जाऊं, उस क्षेत्र में किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दूं, हमेशा न्याय मिले उसको। उस क्षेत्र में जा रहा हूँ जहाँ चोरी हो रही है, मेरे रहने पर चोरी नहीं हो, तो एक अपने पे जिम्मेदारी उठानी होगी। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी तक जो भी मैंने कोचिंग का रेशियो मैंने चलाया है, एज ए 3,000 से 3,500 विद्यार्थी मेरे पास है। और मैंने अभी तक 300 प्लस, मतलब 293, मतलब 293 के आसपास मैंने सरकारी क्षेत्र में भेज चुका हूँ अपने क्लास के कोचिंग के बच्चों से। मैंने ये चीज़ तो देखी है कि अब जो भी बच्चे जा रहे हैं, कम से कम एज ए कोचिंग में भी शपथ लेके जा रहे हैं, सर जी जी आपके विचारों को सर जी हम मानेंगे, हम जिस भी क्षेत्र में सर जी जाएंगे, जहाँ तक मेरा बन सकता है हम किसी के साथ बुरा नहीं होने देंगे। मतलब आज के जनरेशन से आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि जहाँ भी ये जिस सेवा में जाएंगे एक बेहतर कार्य करेंगे। ये चीज़ हो रहा है। जैसे एक होती है, ये पढ़ते हैं तो इसमें ये भी आता होगा, अर्थशास्त्र भी आता होगा जीके से, तो उसमें ये रहती है ना कि जैसे बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा है यहाँ। हम्म? जी और जितने आ जाते हैं एक साल में बच्चे उतने जाते नहीं है एक साल में, ऐसा तो है नहीं कि जी जी नौकरी लगे, और जी जी सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए, जी जी। तो ये कैसे लगता है कि आपको समाप्त होगी, जैसे बेरोजगारी दूर कैसे होगी, सरकार अभी आप तो ढूंढते होंगे। ऐसे भी सरकार भी नई मतलब एजुकेशन पॉलिसी ला रही है 2030 में। इसमें बहुत सारे रूल आ रहे हैं, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि अभी की मतलब जो प्रेजेंट में, हम्म। कि मैट्रिक पास कर रहा है और इंटर पास कर रहा हम्म। है। मैट्रिक इंटर पास करने के बाद कोई भी बैरक नहीं है, हम्म। सीधे लोग कंपटीशन में उछल रहे हैं। जिनके पास कुछ दिमाग आइडिया है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, सीधे कूद जाओ वहाँ पे। हम्म। और इधर जो भैया जी बिहार पुलिस की वैकेंसी 2,000 आई हुई है, 20,000 आई हुई है, बिहार दरोगा में 2,000 बनना है, मात्र सीमित निकल रहे हैं। हम्म। और लोग इकट्ठा 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख एक साथ आ रहे हैं, हम्म। तो सीधी सी बात है, भीड़ तो होना ही है ना। तो ये चीज़ तभी दूर हो सकती है जब मैट्रिक इंटर के बाद एक रूल बना दिया जाए कि पहले ये एक मतलब एग्जाम को क्वालिफिकेशन कर दिया जाए, ये लोग को जो पहले कुछ को क्वालिफाई करेंगे तो ही कंपटीशन के एग्जाम में जा सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर जैसे भीड़ लग रही है, जैसे कि आप देखते हैं कि लोग आजकल छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन जैसी समस्या आ रही है, बस यही चीज़ हो रहा है। जिसको वाकई में जिसको लग रहा है कि मेरी तैयारी ठीक ठाक है, लेकिन भैया जी आपको 100 में से 80 नंबर आ रहा है, तो 82 नंबर बनाने वाला भी है, आपको हो सके चोरी करने वाला भी है। तो जिसको ज़रूरत है ना, वो कहीं ना कहीं एक आध नंबर से छूट जाता है। एक बार छूट गया कोई भी व्यक्ति इस भीड़ में, तो सर जी उसको जीवन मौका 5 साल के बाद देती है, 4 साल के बाद देती है। तो इसी वजह से भीड़ की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ हमारे हर तरह से यही हो सकता है, मेरा ओपिनियन यही है कि बेरोजगारी को अगर दूर करना है, जैसे कि अभी रेलवे ने क्या किया कि टाइम टू टाइम वैकेंसी निकाला है कि हम सीमित ही निकालेंगे लेकिन हर साल निकालेंगे। तो यही चीज़ सबको करना होगा। और थोड़ा सा उधर जो थोड़ा सा लोग को सोचना होगा कि सरकारी नौकरी ज़िंदगी में कोई करोड़पति नहीं बन जाता है, बस खाली सरकारी नौकरी का हवा बना के रखा हुआ है लोग, है ना। लेकिन फिर भी जिसको चाहिए, ज़रूरत है, बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है। हम भी करते हैं, लोगों को भी करना चाहिए, मैं भी ये भी सलाह देता हूँ। लेकिन मैं एक के सलाह देता हूँ हर हमेशा कि दिल जवाब दे कि मैं कर सकता हूँ तो ही करने के लिए आए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मेलिटी की पढ़ाई करने वाले लोग यहाँ बहुत हैं, जो ऑटो चलाते हैं वो भी फॉर्म भरते हैं ग्रुप डी के, वो भी बाद अजाने में ये कह देते हैं कि भैया मैंने भी तो भरी है फॉर्म। तो अब उनका तुलना और आपके तुलना में अगर अंतर ही नहीं रहा तो फिर क्या मतलब रहा इसका। इसलिए अगर आपने फॉर्म भरा है, आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं, तो सीधी सी बात है आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। वो भीड़ को हटा दीजिए कि सर 36 लाख भीड़ में क्या लगता है, क्या डर जाएंगे क्या, नहीं, कुछ करना होगा तब ये कुछ हो पाएगा, है
अन्यथा बिल्कुल भी बढ़िया है सर। जैसे अभी जो देखते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो ये पढ़ाते हैं तो इसमें बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि सरकारी नौकरी हो जाए, या इसलिए पढ़ते हैं कि जानकारी बढ़े? नहीं। 100 में से तो अभी तक मैंने, अभी जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ाई है, मुझे हाथ की संख्या भी याद है उनकी। मेरे पास अभी तक मेरे कोचिंग में सिर्फ 6 विद्यार्थी ऐसे आए हैं जिन्होंने एडमिशन के टाइम पे ये कहा कि सर मुझे सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ना है ना। और आप 3500 में 6 को घटा दीजिए, जितने सारे लोग आए वो सरकारी नौकरी करने के मकसद से, तो ओनली फॉर वो पढ़ाई सरकारी नौकरी को समझते हैं, है ना। और आप समझते हैं ना कि एक सरकारी नौकरी में ये बताया जाता है कि सिकंदर हार गया, है ना। सरकारी नौकरी में ये बता दिया जाता है कि गांधी जी कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन रियल लाइफ में गांधी जी क्या थे तो सबको पता है। तो इसलिए सीमित सिलेबस है, जल्दी पढ़ाना है, क्योंकि सबको सिर्फ ये बताना है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू की थी, उसके पीछे की क्या थी, कोई मतलब नहीं। इसलिए सारे लोग सरकारी नौकरी के मकसद से ही आते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है हम लोगों पे, या सरकारी नौकरी में जो चले जाते हैं, अगर वो पढ़ के जाते उस तरीके से ब्रॉड, ठीक है, और ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों में क्या मतलब? दोनों में तो मानसिकता का ही फर्क है। मानसिकता नहीं, जैसे इसका नुकसान क्या पड़ता है हम लोग, अगर वो बढ़िया से पढ़ के जाते तो उसका फायदा क्या होता है सोसाइटी को? सर ये भी तो देखना है ना कि घर में कितना ज़रूरत है आपको। घर वाला बोला है कि जल्दी से जो भी निकलता है जल्दी से लेके आओ, है ना। तो वो इसलिए भी नहीं ना, इसलिए वो ज़्यादा लंबा करना भी नहीं चाहता। सीधी सी बात है, जिनके पास पैसे होंगे, जिसके पास समय है, तो वो लोग कहीं भी दिल्ली पटना अच्छे संस्थान में जाकर और बेहतर कर सकते हैं। उनको लग रहा है नहीं, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, दरोगा पुलिस बन जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, जल्दी से निकल जाते हैं। इसके चक्कर में कम पढ़ाई कर रहा है। अब वो कम नॉलेज का विद्यार्थी अगर वहां पहुंचेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वहां जो जो अपना फर्ज निभाएगा, वहां तो त्रुटि आएगी आएगी। तो वही गलती हो रही है। एक छोटा लड़का सामने में है, ठीक, हम समझते हैं कि आप वर्दी में, आप पुलिस वाले हैं, लेकिन सामने वाले को जो देखिए वो पीएचडी किया रखा हुआ है ना। तो लेकिन वो समझ रहा है कि हम बहुत बड़ा चीज़ है ना। तो यही मानसिकता में फ़र्क हो जाती है, क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ा है अभी, है ना। उनको लगा कि मैंने जॉब पा लिया, मैंने हर चीज़ अचीव कर ली, लेकिन अब से ज़्यादा भैया जी पढ़े लिखे लोग अभी हैं, वो किसी बड़े सोच में पड़े हुए हैं, इसलिए हो सकता है ना। तो सीधी सी बात है सर, आप तो जानते ही हैं सबका गर्भकाल भी अलग अलग होता है। अब किसी का गर्भकाल कोई बच्चे को पहले जन्म दे देता है, अब कोई बाद में जन्म देता है। ऐसा नहीं कि इसको देख के वो टेंशन में आ जाए। अब भैया जी हाथी कुत्ते को देख के टेंशन में आ जाए, उनके बच्चे का तो जन्म हो चुका है, मेरे बच्चे का जन्म कब होगा, तो बड़ा दिक्कत है ना। तो इसलिए सब चीज़ को अपने अपने टाइम के अनुसार, इनको लगता है मेरे पास पर्याप्त समय है, वो लोग कर रहे हैं, इसलिए वो तो सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। जिनके पास लगता है नहीं है, और जिनको लगता है नहीं नहीं मुझे पुलिस ही भौकाल मचाना है, तो वो लोग जल्दी जा रहे हैं, है ना। तो वहाँ जब जाएंगे, बस एक ही त्रुटि हो रही है, वहाँ सही मानसिकता से काम नहीं करें। जब भी वो गाँव लौटेंगे, वो आदर्श खो बैठेंगे, किसी लोगों के साथ किस लिहाज में कैसे बैठना है, कैसे उठना है। आज तो सामने वाले कम उम्र के लड़के भी सामने में पुड़िया खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं। वो क्या है, मानसिकता अलग है। उनको लगता है कि हम जॉब कर लिए कि दूसरे के घर में आए तो भैया जूता चप्पल नहीं खोलें। भैया आपका घर महल हो सकता है, लेकिन किसी का झोपड़पट्टी ही महल है, उनका कम से कम आदर करिए। ये सब चीज़ खो रहा है ना। तो पढ़ाई पूरी करिएगा तभी कुछ कर पाइएगा, है ना। अगर कम लेके जाइएगा जानकारी, तो सीधी सी बात है वहाँ कम पढ़ाइएगा। अभी देख लीजिए ना, अभी कोई मतलब वैकेंसी की जो कटअप तैयार होती है, जनरल वाले लाते हैं 80 नंबर 100 में से, और वहीं नीचे वाले SC ST वाले लाते हैं 40 नंबर। अब ये सोच लीजिए, ठीक है, हम मतलब ये नहीं कहते आरक्षण के विरुद्ध बोल रहे हैं। आप ये खुद सोच के, जो बच्चे 80 नंबर ला रहे हैं, जो 40 नंबर ला रहे हैं, तो दोनों जो बच्चा दरोगा बनेगा, तो दोनों को एक ग्राम समाज सभा को चलाने में कितनी मानसिकता होगी। अब जब ये पहुंचेगा, सीधे जाने क्या कह देगा, इसका केस लिख लो, दो दोनों को तो बता देंगे अभी, लेकिन वो क्या बोलेगा, केस करने में कोई फायदा नहीं है, मर्ज कर लीजिए आप लोग। ऐसे दोनों में समाज में चलता है, पड़ोसी में चलता है। वर्क करके देखिए, बाद में देखा जाएगा। तो समझाने वाला दिमाग की समझ भी होनी चाहिए, बस यही वजह है रुक जाती जैसे बहुत सारे यहाँ से गए होंगे सरकारी सेवा है। में, जी जी जी। तो जैसे ठीक है, मान लेते हैं पहले मजबूरी थी, चले गए सरकारी सेवा में, उसके बाद वो लोग पढ़ते हैं उस तरीके से, जब उनसे बात होती है आपकी, तो वो कहते हैं कि भाई अभी गहराई से पढ़ रहे हैं इतिहास को, अर्थशास्त्र को, बाकी चीजें जो संक्षेप में कर करके नौकरी के लिए आ गए थे रसिक। ऐसे मात्र 10% लोग हैं। अगर मैं अपना ही प्रतिशत अगर निकालूं, 300 का 10%, तो आप समझ सकते हैं उसकी पूरी संख्या कम है। 30 से भी कम विद्यार्थी, जैसे फ़ोन कॉल्स पे बात होती है, जब जैसे यहाँ एज ए मनाते हैं जो वो मतलब एनिवर्सरी वगैरह, कोचिंग वगैरह का, तो फ़ोन कॉल्स जाता है यहाँ से कि आइए आपको भी सम्मानित किया जाएगा। तो उस समय ये सब बातें होती है, तो सीधे बोलते हैं सर जी अब तो जॉब में
न समय मिलता है, अगर मिलता है तो सर जी मन नहीं करता, ऊब गए हैं सर जी पढ़ते पढ़ते। अब तो यहाँ पर ये लोग है ना कि 3 साल पढ़ने को ये लोग उबना कहते हैं, दिक्कत तो ये बात है। और जो लोग 5-10 साल पढ़ के जो जो बड़ा एग्जाम को क्वालिफाई किया था वो क्या बोलेंगे, है ना। पढ़ने वाले सर ड्यूटी निकाल के भी पढ़ रहा है, जो होम गार्ड में है वो बीपीएससी निकाल रहा है, जो चपरासी है वो कहीं और जा रहा है, तो कहीं भी पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जॉब पाने के बाद मुझे ऐसी अभी तक एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं सुनने को मिला है कि मैं सर जी लगातार करते जा रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं लास्ट दिन जब बुलाता हूँ जॉब के आखिरी दिन यहाँ पर, तो वो हर हमेशा उसको लास्ट सलाह यही दे के जाता हूँ कि आप एक बेहतर विद्यार्थी भी हैं, मैंने आपको देखा, मैंने आपको जांचा है, मैंने आपको गहराई से देखा, आप आगे करते रहिएगा। मैं अभी हाल ही में बताता हूँ, मेरे कोचिंग से भी बहुत सारे लोग एसएससी जीडी में गए हैं। आप समझ सकते हैं कि बीएसएफ में गया है, सीआरपीएफ में गया है, नौकरी कोई भी बुरी नहीं है, कोई भी धंधा छोटा नहीं है, लेकिन वो विद्यार्थी जिसको हमें भेजे हैं जो कोचिंग से गया है वो बहुत ब्रिलियंट है, थोड़ा सा माइंड को शांत कर लेगा, वो बिहार में ही एक अच्छा सा नौकरी प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो चला गया वहाँ। अब जो बच्चा सीआरपीएफ में फौज में नौकरी करेगा उसको कितनी समय मिलेगी, अगर मिल भी जाती है तो वो क्या पढ़ेगा, उसको लगेगा ना हमको फर्ज भी निभाना है। तो दो मानसिकता है, लोग समय के अभाव में भी नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरा बात ये पढ़ना भी नहीं चाह रहे, तो दोनों बातें हो रही। तो इसमें कैसे क्या किया जाए ताकि थोड़ा ठीक हो? नहीं सर, ये इसके लिए आप सिर्फ मानसिकता ही बदल सकते हैं। आप किसी को डांट के पढ़ा दीजिएगा, वो सिर्फ अंडर 10 वाला बच्चा खो सकता है। बड़े लोगों को आप ये नहीं कह सकते हाँ बाबू रात के 7 बज गए हैं, चलो सब भाई बहन एक साथ बैठ जाओ, ये अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब जिसके मन पे जो भी है ना, वही करेगा वो। अब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है हाँ जिसको लग रहा है कि जानते हो मेरा पड़ोसी तो दरोगा निकल गया और हम बिहार पुलिस में हैं, कितना बुरा लग रहा है हमको, तब वो बच्चा पढ़ेगा, है ना। तो जिसको सीधी सी भैया जी बात है, छोटी सी और कहावत है कि सबसे भारी चीज़ जो होता है वो खाली जेब होता है। अगर पैकेट में 1 रुपया भी अगर नहीं रहा ना तो एक कदम भी नहीं चल पाइएगा। तो ही बातें हैं, अगर आपको लगे नहीं सामने वाला को पीछे करना है तो सीधी सी बात है वो होम गार्ड में क्यों नहीं हो जाए, किसी नौकरी में क्यों ना जाए, उसे बड़ा करने का प्रयास करेगा और वही बड़ा करेगा जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़रूरत वाले ही लोग पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। सब लोग खुश हैं एकदम पूरी तरह से। जैसे मतलब सरकारी नौकरी में ऐसा लगता है कि दबाव के कारण या फिर पड़ोस वाले इधर उधर को देख करके ही लोग करते हैं, ऐसे उनकी इच्छा नहीं होती है। जहाँ तक मेरी सोच समझ तो यही है कि दबाव में बहुत चीज़ होती है ना। अगर घर के बगल वाला से कोई अगर होमगार्ड का जॉब चले लेता है ना, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि कोई ये मत समझिएगा कि वो छोटा है वो बड़ा है, मैं बिल्कुल नहीं बोलना ठीक है चाह ठीक रहा है हूँ। ठीक है। मैं ये कह देता हूँ कि अगर वो जॉब ले लेता है ना तो फिर ये दिक्कत हो जाती है सामने वाले, क्योंकि अब इनका लड़का क्या करेगा, है ना। तो यही चीज़ की परेशानी है, इसके चक्कर में ये स्टार्ट कर देता है। तो यही चीज़ है, समाज जो है ना ये बोलना जो स्टार्टिंग कर देता है ना, खाते अपने का है लेकिन दिक्कत किसी और को होने लगती है। गार्जियन चाहता है कि मेरा बेटा बेटी और इम्प्रूव करे, लेकिन नहीं होने देता है। अब देखेगा कि फलाना का बेटा हो गया, इसको ताना मारेगा, तुम्हारा कब होगा। वो जान रहा अपने बेटे को अच्छे से कि मेरा बेटा साइंस फील्ड का है, एक अच्छा सा जॉब लेगा, नहीं उनको देख के परेशान हो रहा है अभी। अब ये ताना ताना ले देगा। लिया। अब सीधी सी बात है, बच्चा बोलेगा तो लगेगा उसके पीछे ना। अब जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो दिन रात पढ़ रहा है, वो होमगार्ड के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में, किसी और के चक्कर में उल्टा काम करेगा। जहाँ इसकी जीके जीएस मजबूत है वो जाकर मैथ रीडिंग पढ़ेगा, जिसकी फिजिकल मजबूत हो जाकर पढ़ाई स्टार्ट करेगा। तो विपरीत काम सर जी करिएगा तो निगेटिव तो आएगा ही, जीरो शून्य तो होगा ही। यही चीज़ हो रही है। यहाँ के जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास बड़े बड़े सपने होते हैं, जैसे न्यायाधीश बनना, वकील बड़े बनना, या फिर जिला अधिकारी का सपना देखना। ठीक है, अभी जैसे हो सकता है पृष्ठभूमि कमजोर हो तो ऐसा लगता है अभी चले जाते हैं, बाद में ऐसा कर लेंगे, ऐसा लगता है। ये फिर नहीं, अभी तक तो मेरे पास जो भी रिजल्ट हैं 30% के पास हम ये बात कह सकते हैं। लोग ऐसे आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो ये कहते हैं सर करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मेरी मजबूरी है कि मैं कहीं ना कहीं एक फील्ड में जाकर पहले सेट हो जाऊँ, फिर वहाँ से मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे लोग मिलते हैं कि जो ये चाहते हैं कि मैं एक जिला न्यायाधीश बनूँ, मैं एक सिविल कोर्ट में जाऊँ, मैं नेता भी एसडीएम बन तक बनूँ, सकते हैं। नेता भी बन सकता हूँ, है ना। प्लेटो का ही कथन है कि जब तक कोई नेता पढ़े लिखे नहीं बनेगा तो देश को लोग इसी प्रकार मूर्ख चलाते रहेगा। तो ये सब सारा बढ़िया चीज़ है। ऐसे लोग मिलते हैं और लोग करते भी होंगे, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि उनका एक अंदर सेकंड प्लानिंग क्या चल रहा है। कभी ऐसा नहीं होता है कि सर महीने हो और फिर एक बार बिठाएं अब सारे लोगों को एक बार और बात करें कि क्यों बनना चाहते हो तुम, ये क्यों बनना चाहते हो, नेताओं को लेकर के तुम्हारी मानसिकता क्या है,
अभिनेता को कैसे देखते हो, हमारा समाज कैसा है, मम्मी पापा का दबाव क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करें। जी, ठीक चर्चा है। तो होनी चाहिए, चर्चा हमेशा करनी भी चाहिए। लेकिन लोग जो है ना ये सरकारी नौकरी के सिलेबस में ही उलझा के रखा हुआ है। इसको लग रहा है कि मेरी हिस्ट्री खराब है, कल सर ने कहा कि ज्योग्राफी की टेस्ट होगी, ज्योग्राफी पढ़ने में बिजी पड़ा हुआ है। वो सोच तक नहीं पा रहा कि मेरा मकसद क्या है जीवन का, है ना? मुझे अगर बनना भी है जीवन में कुछ करना तो उसके बाद क्या करना है, ये चीज़ है। ऐसे मैं अभी सरकारी पद पे हूँ, मैं चाहता तो जो लाइफ को सिक्योर करके रख सकता तो मैं बस अचीव मैंने कर लिया, बस खत्म हो गया। लेकिन मुझे हर हमेशा ऐसा लगता था नहीं मुझे बदलना है। और जीवन का सत्य यही है सर, आपको सुख तभी मिलेगी जब आपके विचारधारा से एक लोग कम से कम जिंदगी में बदल दीजिएगा, है ना? एक लोग जब बदल जाए तो आप समझ जाइएगा कि किसी का जो कर्जा था ना वो उतर गया है ना? तो आप एक बदलिएगा, हम एक बदल देंगे, एक वो बदल देगा, इसी वजह से सबको बदलाव कर सकते हैं, है ना? तो बदलने वाले लोग होने चाहिए समाज में। नशा का चलन कैसा है सर? यहाँ जो देखते हैं भागलपुर को, अपने नज़रिए से देखते हैं तो बच्चों में जो जिसको आप लेकर के चल रहे हैं, इस उम्र में नशे एक लत की तरह आ रही है। जी, पहले तो बिहार में शराबबंदी है हम्म, और इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। हम्म, फायदे यही हैं कि साक्षरता दर बहुत कम है, एक अनपढ़ लोग भी पी के अपने घर वाले के साथ, घरवाली के साथ, परिवार के साथ मारपीट करना ये थोड़ा कम है। लेकिन अब जिसको लत ही लग गई है पीने की, तो वो क्या करे अब? वो 1200-1500 बजट ला नहीं सकता। इसके चक्कर में वो क्या कर दिया, छोटा बजट का नशा करने लगा है। जैसे कोरेक्स का नशा, जैसे कि नस में सुई का नशा, सुलेशन का नशा, ऐसा ऐसा बहुत खतरनाक खतरनाक नशा है जो लोग करने लगा है ना? तो कहीं ना कहीं अब नशा बहुत खराब हद हो गया है, युवा पीढ़ी को खतरनाक बिगाड़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उसको वो जो रील्स हैं उनको देख के भी लोग बिगड़ रहे हैं। सामने गुटखा पीने फिल्म, का, हाँ, हाँ। फिल्म में देख रहा है कि जो कैदी होते हैं वो भी रुआब में रहते हैं, पुलिस के सामने सिगरेट पीते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो यही लोग कर रहे हैं। नशा एक भारत में और बिहार में खास करके भागलपुर क्षेत्र में तो ठीक है, भागलपुर एक एजुकेशन का क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण भी इलाका बहुत खतरनाक है इसमें। तो जो खास करके ग्रामीण स्तर पर जुड़े हैं, शहर के जो छोटे जो जो शहर में है ना वो बड़े नशा की तरफ बढ़ गया है, उनका तो लेवल ही अलग हो गया है। लेकिन यहाँ ये कैसे समझिए अब कि सारे बच्चे नशे की तरफ लगभग लगभग मुड़ चुके हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो कि नशे की तरफ नहीं मुड़े हैं, जिसको नफरत है उन चीज़ों से, लेकिन सारे लोग लगभग लगभग जुड़ चुके हैं, है ना? और जो पूरी तरह से खराब होगा, जनरेशन खराब होगा। आने वाला दिन में छोटा बच्चा, 18 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा को ये सुनने को मिलेगा कि उसके बच्चे को कैंसर हुआ है, उनके बच्चे की किडनी खराब हो गई है, उनके बच्चे को आँख का अंधापन हो गया, पागलपन हो गया, ये नशा का शिकार है ना? क्योंकि शराब भी जो आ रही है, कोई भी चीज़ अगर आ रही है वो डुप्लीकेट आ रही है, सीधे केमिकल्स बॉडी में जाना, इफेक्ट पहुंचाना, तो किसी को क्षति पहुंच सकती है। तो नशा पूरा खराब है, इनका विरोध वाकई में करना चाहिए और सब लोग को एक साथ करना चाहिए। क्योंकि लोग जानते क्या हो रहा है कि सामने वाला पी रहा है उसको कोई कोई बोलता ही नहीं है, उसको डांट फटकार लगा दिया जाए तो थोड़ा तो मन में डर रहेगा, वो भले बाद में जब कुछ बोलेगा फटकार तो रहेगी कि बड़े के सामने नहीं करना है। तो छोटी छोटी सुधार ही आप रोक सकते हैं, बाद में कि सरकार प्रशासन इसके लिए रेडी है। एक ये तो बोलना ही गलत बात है कि आप और हम क्या कर सकते हैं, नहीं। समाज में लोग पढ़े लिखे लोग ही बदल सकते हैं, लेकिन आप कहना हमको उससे क्योंकि उसके बेटा बेटी से क्या मतलब है, तो फिर ये गलत चीज़ है। आप बदलिए, आप ही पहला कदम बढ़ाइए, फिक्स है कि आपका भी नाम सुधार में, मतलब ये समाज सुधार में आपका भी नाम आएगा। ये तो हो गई सर इधर की बातें, और चलते हैं अब लेकर के अमेरिका और ईरान वाला जो अभी चल रहा है। जीके जीएस पढ़ाते हैं तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तो आप बता ही सकते हैं, मतलब कि क्या चल रहा है उन दोनों के बीच, क्यों हमला कर रहा है। एक तो बताता है कि परमाणु ये रख रहा था, हम्म। तो भाई वो कौन होता है बताने वाला कि तुम नहीं रख सकते हो, अब वो रखा है। सर ये चीज़ तो है कि परमाणु कौन रख सकता है नहीं रख सकता, इसके लिए तो एक संस्था बनी है यूएनओ, है ना? तो यूएनओ जो है वो तय करेगा ये चीज़, क्योंकि सब चीज़ का रूल बना पड़ा हुआ है कि कौन देश कितना तक कर रख सकता है, कौन देश नहीं रख सकता है, तो उनके लिए है। तो पार्टी कोई देश का किसी देश के ऊपर बोलता है कि तुम नहीं रख सकते हो, हम आपके ऊपर दबाव डालेंगे, अपना संगठन बना लिए, हम आपका विरोध करेंगे, तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। बस संस्थान जो बड़ी एक ऐसी है जो कोई वर्ल्ड वार अभी तक नहीं होने दिया है, जिसको सफलता हासिल मिली है, संयुक्त राष्ट्र संघ, बस वही कर सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता। जी। तो ये युद्ध मतलब जो हो रही है, उसको लेकर के आपको क्या लगता है, अमेरिका गलत कर रहा है या ईरान गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है? शुरुआत शुरुआत जिन्होंने की है, गलती तो वहाँ से भी हुई होगी। तो जहाँ तक है शुरुआत
अमेरिका ने की थी, अमेरिका की वहाँ भी गलती हुई थी, लेकिन अब अमेरिका को भी पता चल रहा है कि मैंने ये गलती कहाँ कहाँ पर किस मकसद से कर रहे हैं। जैसे कि अब ईरान भी अब आगे स्तर पे बढ़ गया है, तो ईरान भी अब ये नहीं सोच रहा कि मेरे पास खोने के लिए क्या नहीं है, पर उन्होंने ये सोचा है कि बस बदला, खून का बदला खून होगा। तो इसका एक मार्केट में, इसके मतलब पूरे क्षेत्र में इसका नेगेटिव मार्क मतलब क्षेत्र होगा, मतलब दिशा फैलेगी, यही चीज़ हो सकता है। इससे इसलिए इससे भारत को क्या नुकसान हो रहा है, जिससे दोनों युद्ध चल रही है, हम्म, भारत पे क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? भारत पे तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब खास करके खाद्य पदार्थ जो है उन पे दिक्कत हो रहा है, चाहे वो अभी तो बड़ा खतरनाक मामला आ गया है गैस का, तेल का, ये सब मामला हो गया, क्योंकि हम लोग लगभग लगभग चीज़ें जो है ना निर्यात के मामले में दूसरे पर आश्रित हैं। ये दूसरे पे जो आश्रित हैं, दूसरे पे जो आश्रित हैं, तो वो जो आश्रित हैं, हम कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना वो दिक्कत हमको पहुंचाएगी, तो हमको वो चीज़ को देखना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। तो इसलिए दोनों चीज़ को देखते हुए मतलब काम करिए कि हम ईरान के साथ भी चले, इजराइल के साथ भी चले। जो भारत जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसमें किसी को नुकसान ना होने दे, क्योंकि अमीर तो सर्वाइव कर लेगा, लेकिन गरीब कहाँ से कर पाएगा। इसलिए इसमें भारत के बहुत सारे नुकसान भी हैं, है ना। बाद में की ही इकोनॉमी, ये वर्ल्ड स्तर पे तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, सोच ही रहे हैं, बड़े बड़े सलाहकार भी हैं, है ना। लेकिन हमारे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि इसमें भारत के बहुत सारे नुकसान होते जा रहे हैं, भारत एक तरफा होते जा रहा है, फिर अंतिम में फिर ये होगा कि भारत का भी साथ कोई ना कोई छोड़ देगा, फिर ये चीज़ गलत हो सकता है। फिर वर्ल्ड स्तर पे भारत को भी लोग बुरा बोलने लगेगा कि देखो लास्ट लास्ट में ये इनके पक्षपात हो गए, ये चीज़ हो सकता है। चलिए सर, आपके पास भी समय कम है और आपको बच्चे भी बुला रहे हैं, तो यहीं रोकते हैं इस इंटरव्यू को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय बिल्कुल। दिए। और फिर हमारी मुलाकात जब होगी तब लंबी बात करेंगे। जी। वैसे इसको और लंबा खींचते, लेकिन समय का अभाव है, तो इसको लेकर के यहीं रोकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हाँ, आप भी, आप बाकी में शुभकामनाएं हमारे टीम की तरफ से भी ठीक है कि आप भी बहुत आगे बढ़े, है ना। ठीक है सर, चलिए, आपको भी थैंक बहुत बहुत यू। शुभकामनाएं कि आप लेकर के और ऊंचाई तक उड़े।